आज के लेक्चर के अंतर्गत हम व्यक्तिवादी विचारक जो भौतिकतावादी व्यक्तिवादक विचारक रहे हैं वो रहे हैं जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार के मानवीय जीवन की सर्वोत्तम उच्च व्यक्तित्व को समान प्रधानता देते हुए उन्होंने उपयुक्ततावादी सिद्धांत को निर्धारित किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के सुखों की आकांक्षा की। वो चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो एक भौतिकतावादी दृष्टिकोण से वो देखते थे कि जो मानव जीवन के संसाधन हैं वो हर व्यक्ति चाहता है कि हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और उपयोग करने के आधार पर हम अपनी उसमें आकांक्षा या सुख की आकांक्षा को उसमें देख सकें। तो इस पर्पज से उनके विचार जो हैं वो धीरे धीरे बदलते गए। तो उस समय वहाँ की परिस्थितियाँ देखी जाए यूरोप की, तो औद्योगिक क्रांति भी वहाँ पे देखने को मिलती है। जब 1760 और 1840 के बीच ब्रिटेन में जानकारी इनकी मिलती है, तो इन्होंने वहाँ पर औद्योगिक क्रांति थी, एक प्रकार की वैज्ञानिक क्रांति थी। तो वैज्ञानिक क्रांति में जैसे वहाँ पे जो निर्मित कुछ वस्तुएं थी, उपकरण थे, जैसे कि यंत्र हैं, राइट, और कुछ धीरे धीरे मशीनरी हैं। तो ये जो वस्तुएं यंत्रण हैं, तो ये एक उपयोग के आधार पर ये देखते थे कि इसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो अपने एक सुख को देख रहे हैं, कि यानी कि यदि व्यक्ति उसमें अपनी अभिलाषा देखता है, यदि उस पर विचार करता है, तो वो निरंतर ये देखता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख कहाँ से मिल सकता है। तो इस आधार पर इन्होंने जो देखा जाए तो बेंथम ने व्यक्ति के एक आधिकारिक रूप में अगर देखा जाए तो पहले समझते हैं कि जो कृषि में, जैसे जो कृषि थी वहाँ पर उनके उद्योगों को उन्होंने परिवर्तित किया था। कृषि थी उसका उद्योगों में उन्होंने परिवर्तित किया। जैसे भूमि संपत्ति है, उसी में स्वामित्व है, ठीक, भूमि का स्वामित्व है। तो कुछ लोगों को इन्होंने इस विचार को देखा कि कई लोग ऐसे हैं कि इसमें अपने को मनोबल करके अपना मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, वो निश्चित ही अपनी एक सुख की आकांक्षा रखते हैं। तो इनके विचार यही हैं कि जीवन में कोई भी मनुष्य है, मनुष्य की इच्छाएं ही जो है वो एक सुख की आकांक्षा चाहता है। वो हर व्यक्ति चाहता है, कपड़ा रोटी मकान हर व्यक्ति चाहता है। तो वो एक क्या है, वो भौतिकता के आधार पर वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त कर सकें, राइट। और ये सुख जो रहा इनका एक प्रकार का देखा जाए तो बाहरी सुख था, शारीरिक सुख था, जिसमें आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को जुटाना, संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है, अपनी बाहरी वातावरण शारीरिक सुख है, सांसारिक सुख को लेना, ठीक है। इनका सुख गुणात्मक सुख नहीं रहा है, लेकिन इनके सुख को आगे इनके जो शिष्य रहे जे.एस. मिल रहे, उन्होंने गुणात्मक सुख को बढ़ाया था, जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ चुके हैं। तो जेरेमी बेंथम का उपयुक्ततावादी जो सिद्धांत है वो एक्चुअली में देखा जाए कि कई सारी जैसे शासन व्यवस्था हैं, तो शासन व्यवस्था के अंतर्गत जैसे सार्वजनिक नीति है, विधि निर्माण है, ठीक है, और इनको विधि निर्माण सार्वजनिक व्यवस्था है, इनको हम क्या करेंगे, अनुभव मूलक, यानी कि तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा एक भौतिकता पर निर्भर होती है, जो किसी अपनी हम इंद्रियों के माध्यम से उसमें तर्क बुद्धि लगा करके उसको टच करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और उस पर अदर व्यक्ति जो होते हैं एक प्रकार का निष्कर्ष निकालते हैं कि ये राइट है या गलत है। तो इस आधार पर ये अनुभव मूलक सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने उपयुक्ततावाद में ही परिवर्तित कर दिया था। उपयुक्ततावाद का एक अर्थ ये होता है कि सुख की आकांक्षा रखने के लिए जो बातें सही हैं वो उपयुक्ततावादी हैं। और उपयुक्ततावाद का यहाँ अर्थ ये भी निकल सकता है कि हर व्यक्ति चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना, और सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने क्या है मेहनत करता है, प्रयास करता है, और वो मेहनत प्रयास किस आधार पर करता है, अपने शारीरिक सुख की आकांक्षा के लिए, अपने जीवन व्यक्तिगत चलाने के लिए। और वो सुख एक प्रकार का उनका एक मापतौल होता है। तो मात्रात्मक सुख को इन्होंने वरीयता दी थी, यही तो उपयोगितावाद है। यानी कि किसी भी उपयोगितावाद के अंतर्गत अगर हम समझते हैं तो उपयोगिता एक प्रकार की एक कोई सुख की आकांक्षा को रखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी बातें हैं वो सभी उपयोगी हैं, राइट। तो उपयोगी हैं तो वो एक्चुअली में अपने जीवन में सर्वाइव करने के लिए निरंतर हम उनका उपयोग करते हैं। तो यही उपयोगितावादी सिद्धांत है और कुछ भी नहीं है। तो उपयोगितावाद के अंतर्गत जो जे.एस. मिल है, सॉरी, जो जेरेमी बेंथम है, इनके विचार जो रहे हैं वो काफ़ी देखे जाएं तो व्यक्तिवादी भौतिकतावादी सिद्धांत पर आधारित थे। वो ही चाहते थे कि व्यक्ति जो है वो एक सुख की आकांक्षा करता है, लेकिन उन्होंने व्यक्ति के सुख को देखा जाए तो शारीरिक बाहरी सुख से मात्रात्मक सुख में ही इन्होंने परिवर्तित करने का प्रयास किया था।
तो सबसे पहले यही चाहते हैं कि इनका जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, जेरेमी बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, उसमें मूलभूत कौन से ऐसे गुणधर्म हैं ताकि उसे हम उपयोगितावादी सिद्धांत कह सकते हैं। सबसे पहले ये है कि इन्होंने ये कहा कि मनुष्य सुख की आकांक्षा रखता है, मनुष्य सुख की आकांक्षा रखता है, और वो सुख एक प्रकार से कौन सा है, वो है मात्रात्मक। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई व्यक्ति है अगर सुख प्राप्त करना चाहता है, यानी कि अगर वो 100 है, राइट, तो 100 में से 90% सुख, 10% और 90%, तो ये 100 हैं, तो ठीक है। इसमें से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का मतलब ये है कि ये 90% है, ये ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, ये 10% हैं जो नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये कि ये समझ सकते हो कि जो 90% है, इसका अर्थ ये है कि अधिक से अधिकतम मतलब है सुख की प्राप्ति, कि हर व्यक्ति पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल सकता है, लेकिन अधिक से अधिक सुख मिल सकता है। कोई व्यक्ति पूर्ण सुख नहीं प्राप्त कर सकता, पूर्ण सुख की आकांक्षा ही नहीं कर सकता। पूर्ण सुख होता ही क्या है, लेकिन अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीवन को निरंतर अभिव्यक्त करने के लिए, उसको एक अच्छे से अपने जीवन को एक एंजॉय करने के लिए मनुष्य जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। और ज़्यादा सुख प्राप्त करने वाले जीवन में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी बातें आती हैं, वो सभी उपयोगी हैं, और वो उपयोगी हैं अगर हम उनको अपने में ढाल लेते हैं, मनुष्य उनमें विचार करके उनमें संलिप्त होकर उनको ढाल लेता है, तो निश्चित रूप से वो उपयोगितावादी हैं। इस प्रकार से इनके विचार रहे हैं। तो इन्होंने यही तर्क दिया था कि मनुष्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्ति करना चाहता है। इसलिए इन्होंने जो परंपरावादी उदारवादी विचार रहे हैं, ठीक, परंपरावादी उदारवादी विचार में आप देखोगे व्यक्तिवादी विचार रहे हैं, वो भी एक प्रकार के देखे जाएं तो मनुष्य की स्वतंत्रता को प्राकृतिक रूप से सब मानते हैं। तो इन्होंने प्राकृतिक तो नहीं माना है, एक्चुअली में वही चीज़ है, उन्होंने मानवीय जीवन को आगे संचरण करने के लिए इन्होंने प्राकृतिक चीज़ों का खंडन किया है। जैसे लॉक जैसे विचार जो रहे हैं व्यक्तिवादी, वो भी रहे हैं, तो उनके आदर्शवादी विचार जो उनके थे, स्वतंत्रतावादी विचार थे, जैसे प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक कानून है। तो इन्होंने प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून को तो इन्होंने बिल्कुल ही अलग कर दिया है। प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे प्राकृतिक कानून है, जो भी है, प्राकृतिक समानता है, तो इन्होंने प्राकृतिक से संबंधित जो भी अधिकार, कानून, नियम सभी को खंडित किया है। ये कहते हैं कि जो भी वर्तमान में हमको चीज़ें दिख रही हैं, राइट, जो भी हम एक प्रकार से देखते हैं वो एक मानव द्वारा है, मानव ही सब कुछ है, यानी कि मनुष्य एक प्रकार से सुख को प्राप्त करने के लिए ही नियम बनाता है, कानून बनाता है, कायदे बनाते हैं, सब कुछ मनुष्य करता है, राइट। तो मनुष्य अपने सुख की आकांक्षा के लिए इनको निर्धारण करता है, इनको निर्मित करता है, इसलिए इन्होंने ये मानवीय संस्थाओं के रूप में परिणत किया है, इन्होंने परिवर्तित किया है। तो इसलिए इनके जो विचार रहे हैं वो एक्चुअली में एक व्यक्तिवादी भौतिकतावादी सिद्धांत पर निर्धारित रहे हैं, जिसमें चाहे आप कानून ले लो, चाहे अर्थशास्त्र ले लो, ठीक है, इनको इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो एक व्यवहारिक रूप में, निष्कर्ष के रूप में उसने एक उपयोग के आधार पर ही परिवर्तित किया है, निष्कर्ष उन्होंने उपयोग के आधार पर ही निकाला है, राइट। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की सुख की आकांक्षा चाहते हैं, कि मनुष्य सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है, सुख के अलावा और वो कुछ नहीं चाहता है। यानी कि आप समझ सकते हो व्यक्ति के जीवन में सुख दुख होते हैं, व्यक्ति की जीवन जो है वो एक्चुअली में सुख और दुख से भरा हुआ है। तो हर मनुष्य यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहे। वो कोई भी अगर बाहर जैसे कहीं भी कार्य करता है, चाहे श्रम करता है, तो श्रम में भी उसका एक सुख छिपा हुआ है, वो दुख की आकांक्षा कभी कर ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता, कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि वो दुख प्राप्त करे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करे, और सुख प्राप्त करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करता है, राइट, ठीक। और श्रम करने के लिए वो अपने नियम बनाता है, कानून कायदे बनाता है, उनको निर्मित करता है, और अपने पे वो उसकी दिशा के आधार पर ही वो कृत्य करता है। तो वो यही चाहता है कि हम जो नियम कानून बना रहे हैं वो मुझे क्या प्रदान कर सकें, सुख प्रदान कर सकें, और हम अपनी सुख की आकांक्षा करते हुए अपने जीवन को सर्वाइव कर सकें। इसलिए
इसके जो विचार रहे हैं वो एक प्रकार से आप देख सकते हो मानवीय गतिविधियों से संलिप्त रहे हैं। इन्होंने प्राकृतिक चीज़ें जैसी जो व्यवस्थाएं थी, संस्थाएं थी, या कोई भी अधिकार थे या नियम कानून थे, उनको खंडित किया है। ये ऐसे विचारों को नहीं मानते हैं। ही चाहते हैं कि व्यक्ति एक भौतिकतावादी, एक शारीरिक सुख की आकांक्षा के लिए निरंतर मेहनत करता है, नियम कानून बनाता है, जिस बेसिस पर व्यक्ति अपने जीवन को आगे संचालित कर सके, सुख की आकांक्षा रख सके। तो इस आधार पर समझ सकते हैं कि इन्होंने पूर्ण अधिकार है, पूर्ण संप्रभुता है या पूर्ण न्याय है, ठीक है, ये सभी को इन्होंने खंडित किया। इन्होंने कहा कि ऐसे जो पूर्ण न्याय है, पूर्ण स्वतंत्रता है या पूर्ण अधिकार है, पूर्ण संप्रभुता है, ये सामाजिक जीवन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पूर्ण संप्रभुता रख लेते हो तो ये मानव की जो सुख की आकांक्षा है इस पर बाध्यता आएगी, राइट। अगर आप पूर्ण रूप से अधिकार दे दोगे तो पूर्ण रूप से अधिकार अगर दे दोगे तो मनुष्य एक मनुष्य की दूसरे की भी स्वतंत्रता को भी हनन कर सकता है, तो ये भी एक नेगेटिविटी पॉइंट है, राइट। तो इसको भी इन्होंने खंडित किया। तो इनके विचार एक्चुअली में अगर देखे जाएं तो पूर्ण ईष्ट सिद्धि पर निर्भर करते हैं। पूर्ण ईष्ट सिद्धि का मतलब ये है कि अगर मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है तो अपने सुख की आकांक्षा के लिए दूसरों के संसाधनों का या दूसरे के सुख का मतलब कि उसका दुरुपयोग ना करे, यानी कि अपने सुख के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, प्रयास करे, और यही सुख जो है मनुष्य के एक आगंतुक जीवन के लिए, आगामी लाइफ या भविष्य के लिए वो एक प्रस्तावित रूप में एक उभरेगा, राइट। तो ये विचार इनके रहे हैं काफ़ी मनोबल और सार्वजनिक व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। तो समझ सकते हो कि इन्होंने राजनीतिक संस्थाएं हैं, सार्वजनिक नीतियां हैं, ठीक, उनका जो परिणाम है तो उनका भी जांच करने की बात इन्होंने की है। कैसे की है? जैसे आप समझ सकते हो कि जो इनके विचार रहे हैं, चाहे वो सार्वजनिक नीतियां हों, ठीक, चाहे उसमें राजनीतिक संस्थाएं हों, उनका भी अगर आप देखोगे उसमें तो उनका परिणाम के आधार पर जांच करना चाहिए। और परिणाम जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वो सुख से जुड़ा हुआ है कि हर मनुष्य निष्कर्ष के आधार पर समझ सकते हो कि जो निष्कर्ष है वो सुख है, ठीक, अंतिम निष्कर्ष सुख ही मानते हैं। तो कोई भी चाहे राजनीतिक संस्थाएं हों, चाहे वो मानवीय संस्था हो, कोई भी संस्थाएं हैं, ठीक, उन संस्थाओं का अगर आप निष्कर्ष निकालते हो तो उनका परिणाम सुख पर होना चाहिए, ठीक है। तो वो राजनीतिक संस्था व्यवस्थाएं वहाँ की काफ़ी इंपॉर्टेंट है या उनका कोई महत्व नहीं, वो महत्वहीन है, राइट। तो इसलिए इन्होंने उपयोगिता के मानदंडों को माना है कि समाज के लिए नीति निर्माण करना हो, निर्णय में पहुंचना हो, राइट। तो इसके लिए इन्होंने सर्वोपरि सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए, और इस सुख को बढ़ावा देने के लिए जो भी नियम है, कानून है, वो अगर व्यक्ति की सुख की आकांक्षा रखना चाहते हैं तो वो एक सिद्धि है, ईष्ट सिद्धि के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हो, अदरवाइज वो महत्वहीन है, उनका कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सुखवादी जो विचार है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, एक प्रकार का मात्रात्मक है, ये मापतौल इसका किया जा सकता है। इन्होंने जैसे कि जो रूसो रहे हैं, रूसो के जैसे समान इच्छा का सिद्धांत दिया था, और प्राकृतिक दशा जी जो विचार दिए थे, इन्होंने ऐसे विचारकों को खंडित किया है। और इन्होंने एक सुख दुख को काल्पनिक न मारकर मापतौल की वस्तु के रूप में, वस्तुपरक मानदंड के रूप में माना, मात्रात्मक के रूप में माना, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने सुख को मापने के लिए कई सारे ऐसे मानदंड दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हो, जैसे सुख को मापने के लिए इन्होंने कई मानदंड दिए हैं। सुख को मापने के लिए मानदंड दिए हैं, जैसे तीव्रता, ये भी एक सुख की आकांक्षा रखने वाला एक फैक्ट है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। दूसरा आप अगर ले सकते हो तो इसमें स्थायित्व, स्थायित्व है। तीसरा निश्चिंतता, निश्चिंतता है। चौथा आता है इसमें उर्वरता, शुद्धता एवं विस्तार। तो ये 6 जो एलिमेंट इन्होंने दिए हैं कि तीव्रता, स्थायित्व, नियंत्रण, निश्चिंतता, उर्वरता, शुद्धता और विस्तार, ये जो हैं वो सुख को मापने के मानदंड हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति में या कोई भी सुख है, ठीक, अगर हर व्यक्ति चाहता है सुख की आकांक्षा रखने के लिए, तो उसके मापने के ये 6 मानदंड हैं जो व्यक्ति की सुख की
सुख को जीवन में अगर वो सुख प्राप्त कर रहा है तो उसके अंतर्गत ये 6 मानदंड हैं कि वो निश्चित रूप से सुख का भागीदारी है या नहीं, सुख का भागीदार है या नहीं। ठीक है, अगर तीव्रता का यहाँ पे आप अर्थ ले सकते हो कि ज़्यादा श्रम करना है, उसमें अपने को मनोबल रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुख का आकांक्षा बढ़ाने के लिए कृत करते रहना है। स्थायित्व है कि एक सीमा होनी चाहिए कि आप कोई कृत्य कर रहे हो उसको एक स्थायित्व प्राप्त होना चाहिए, उसके प्रति ज़्यादा मतलब कि निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि आप जीवन को अच्छे से उच्चरित कर सको। ठीक है, अगर उसमें निश्चयता पाई जाती है, ठीक है, तीव्रता भी उसमें मिलती देखने को, स्थायित्व भी मिलता है, अगर निश्चिंतता है यानी कि उसमें निश्चित रूप से विश्वास है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को कृत करने के लिए उसके प्रति विश्वास है, तो निश्चिंतता भी एक सुख को मापने के लिए मानदंड है। उर्वरता का मतलब ये है कि आप अपनी की गतिशील प्रगति को किस प्रकार से कर पा रहे हो, उसमें आगे जो विकास कर पा रहे हो, तो उसमें एक सुख को एक मात्रात्मक रूप से कहाँ तक प्राप्त कर पा रहे हो, वो उर्वरता आती है। शुद्धता का मतलब यहाँ ये ले सकते हो कि आप निश्चित रूप से आप जो भी कृत कर रहे हो वो उसमें कहाँ तक शुद्धता है, कहाँ तक उसमें आप वो शुद्ध है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आप दूसरे के सुख को भी उसका हनन कर रहे हो, या दूसरे के जो एक मानवीय अधिकार हैं उसका भी हनन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्धता, इसके आधार पर सुख को माप सकते हो। विस्तार तो एक प्रकार का देख सकते हो कि सुख को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सुख प्राप्त करना चाह रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता ही है वैसे भी, तो इसके लिए एक विस्तार होना चाहिए। तो विस्तार के लिए जो मानदंड हैं जैसे तीव्रता, स्थायित्व, निरंतर, उर्वरता, शुद्धता, ये सभी एक प्रकार के निश्चित होने चाहिए, तो वो निश्चित ही उसमें सुख का जो विस्तार है वो 100% देखने को मिलेगा। तो ये सुख को मापने के लिए इन्होंने कुछ मानदंड दिए थे, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मनुष्य की अपनी एक आकांक्षाएं होती हैं, उनकी गतिविधियाँ होती हैं, और इन गतिविधियों को उपयोग के आधार पर अगर हम जांच करते हैं, परिणाम निकालते हैं, तो यही एक्चुअली उपयोगितावाद कहलाता है। ठीक है, तो इस आधार पर आप देख सकते हो उपयोगिता में अगर आप देखना चाहोगे तो इन्होंने जो भी स्वतंत्रता है या समानता है, इन्होंने उपयोगिता के आधार पर ही देखने को, उनमें उपयोगिता में ही इन्होंने ढूंढने का प्रयास किया था कि जो समानता है और जो प्राकृतिक समानता है, नहीं सॉरी, जो समानता है या जो स्वतंत्रता है, जो ये उपयोगिता यानी कि जो हम नियम जो जो वहाँ पे हम सुख को आकांक्षित रखने के लिए जो हम विचार करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो उसमें कहाँ तक स्वतंत्रता है, कहाँ तक समानता है, ये देखने का प्रयास करते हैं। अलग से ये कोई समानता वैसी जैसी स्वतंत्रता की बात है नहीं करते हैं, जबकि उसी में ढूंढने का ही प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्होंने ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक समानता को तो खंडित किया था, क्योंकि यही चाहते थे कि मनुष्य जो है वो जन्म सुख से प्राप्त करने के लिए जन्म लिया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता को अपने को सीमित रखा था। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा सुख को अगर आप ज़्यादा स्वतंत्रता दोगे तो दूसरे का भी सुख की हनन कर सकता है, इसलिए इन्होंने जो स्वतंत्रता दी उसको सीमित किया था। तो अब हम थोड़ा समझते हैं इनका लोकतांत्रिक विचार किस प्रकार का था। ये तो देखा जाए तो उपयोगितावाद के आधार पर इनका सुख की आकांक्षा रखने के लिए इनके कुछ निर्दिष्ट मानदंड थे जिसको हमने कंप्लीट किया है। अब हम बात करना चाहेंगे लोकतंत्र। जो जेरेमी बेंथम का जो लोकतंत्र है वो एक्चुअली में कैसा है। लोकतंत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इन्होंने सामाजिक जीवन की बात तो स्पष्ट की है, सामाजिक जीवन में व्यक्तियों को रखा है और व्यक्तियों को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, व्यक्ति को महत्व दिया है। इसके बाद ये जो व्यक्ति हैं, राइट, ये जो व्यक्ति हैं ये इन्होंने सीमित सरकार की बात नहीं की है, इन्होंने यही कहा है कि जो सरकार रहेगी वो कल्याणकारी व्यवस्था को प्रस्थापित करेगी कल्याणकारी व्यवस्था में, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो इनके विचार एडम स्मिथ से देखने को मिलते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसे कर है, ठीक, इनके विचार इनसे प्रभावित रहे हैं। इन्होंने कल्याणकारी राज्य की बात की है और कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन किया था, और कल्याणकारी राज्य व्यवस्था देखने को मिलेगी वो लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र में इन्होंने प्रतिनिधि शासन की बात की है। प्रतिनिधि शासन का मतलब ये है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वो सीधे
देखा जाए तो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं और इनके माध्यम से ये सरकार को संचालित करते हैं, और निश्चित रूप से ये जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम जो भी कृत्य करेंगे पारदर्शिता, विश्वास और एवं लगन से करेंगे, और हम आपके प्रति उत्तरदायी हैं कि आपके द्वारा जो भी जैसे निर्देश हैं, आपके संकट हैं जीवन का, उनका हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे जो विचार इनके रहे हैं, जो प्रतिनिधि शासन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इनके विचार जो हैं, ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट को महत्व देते हैं। प्रतिनिधि शासन में इन्होंने एक व्यक्ति एक वोट, और अभी भी देखा जाए तो इनकी ये काफ़ी प्रासंगिकता है। एक व्यक्ति एक वोट भारत में प्रचलन है इसका, राइट। तो प्रतिनिधि शासन के अंतर्गत जैसे अगर चुनाव संबंधी जो विचार हैं उनके उनके यही हैं कि इसमें प्रतिनिधि शासन में एक व्यक्ति एक वोट होगा, और इससे क्या है कि व्यक्ति को एक समानता देखने को मिलेगी, सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, व्यक्ति को वोट देने का अधिकार रहेगा। और निश्चित रूप से इससे क्या है कि राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें सदुपयोगी रहेगी। साथ ही साथ वो अपने द्वारा जो नियम है, कानून है और की संहिता है, ठीक है, वो एक्चुअली में व्यक्तियों की उपयोगिता के आधार पर जोड़ा जाएगा। इन्होंने लोकतंत्र के विचार को जो इन्होंने प्रस्थापित किया था, जैसे कि प्रतिनिधि शासन में, कल्याणकारी राज व्यवस्था में, ये जो ये मानदंड हैं, राइट, ये लोकतंत्र के मानदंड हैं, ये एक्चुअली में उपयोग के आधार पर इनको दृष्टिकोण देखा जाएगा। इनका जो इनकी दृष्टि जो रहे, इनका दृष्टिकोण एक प्रकार से अगर रहेगा तो वो उपयोगिता के आधार पर रहेगा, ठीक है। और ये जो लोकतंत्र रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख को बढ़ावा देगा, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा सुख को बढ़ावा देगा। और ये जो उपयोगितावाद है, उपयोगिता का मतलब ये है उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं उपयोगितावाद हैं, वो निश्चित ही सुख को, मानदंड को बढ़ाती हैं। तो निश्चित ही इसमें एक प्रकार का लोकतंत्र भी रहेगा, और लोकतंत्र में जो राज्य व्यवस्था है वो व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख बढ़ाने की आकांक्षी रहेगी, अधिक से अधिक सुख बढ़ाएगी। और निश्चित ही जब अधिक से अधिक सुख बढ़ेगा तो जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था है वो पारदर्शी एवं विश्वसनीय, पारदर्शी एवं विश्वसनीय एवं सरकार की और जनता के बीच में एक गठजोड़ रहेगा। आत्मविश्वास एवं, ठीक है, विकास की राह को लेकर के इनके बीच द्वंद्वता है उसको निर्धारण किया जा सकता है। तो इस विचार को लेकर के इनकी जो बातें रही हैं वो यही रही हैं कि लोकतंत्र जो रहेगा वो व्यक्तियों को ध्यान में रखकर उसकी सुख की आकांक्षा के लिए नियम कानून बनाएगा, वो उपयोग के आधार पर ही रहेगा, राइट। लेकिन बस ये है कि व्यक्ति को ध्यान में रखना है, इसमें जो कृत्य करना है, जो भी नियम प्रणाली स्थापित करनी है, वो एक एक्चुअली में उपयोग के आधार पर होनी चाहिए। व्यक्ति के सुख की आकांक्षा को रखने वाली विधि निर्माण है वो व्यक्ति को सुख को ध्यान में रखकर ही कृत्य करना चाहिए। ऐसा लोकतंत्र इनका विचार रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको इनके जो विचार थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसलिए इन्होंने संसदीय सुधार की, संसदीय बात की, गुप्त मत की बात की है, संसद की बात की है। तो इनके विचार रहे हैं वो संसदीय व्यवस्था को समर्थक रहे हैं। संसदीय व्यवस्था में ही प्रतिनिधि शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, तो संसदीय व्यवस्था के समर्थक रहे हैं। साथ साथ इन्होंने गुप्त मतदान की भी बात कही है, मतदान होना चाहिए, गुप्त मतदान होना चाहिए, ठीक, और सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है जी। और साथ ही साथ इसमें अगर आप देखना चाहो तो उत्तम शासन की इन्होंने बात की है, और उत्तम शासन में अगर आप देखोगे तो इसमें जीवन निर्वाह, प्रचुरता, सुरक्षा, ठीक, समानता, ये उत्तम शासन के कुछ मानदंड हैं। इनको उन्होंने निर्धारित किया है कि उत्तम शासन की जो विचार है, जो उसकी विशेषता है, एक प्रकार से तभी परिभाषित की जा सकती है जब उस उत्तम शासन में जीवन निर्वाह, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगित वस्तुएं या उपयोगी विधि निर्माण प्रक्रिया संचालित होनी चाहिए। प्रचुरता, यानी प्रचुरता एक प्रकार की देखी जाए कि जो जो व्यक्तियों के जो आकांक्षा हैं सुख को प्राप्त करने के लिए, उसमें एक प्रकार की प्रचुरता होनी चाहिए, एक आत्मविश्वास और उसमें मनोबल का एक भाव होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये उत्तम शासन के गुण हैं। और समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब ये है कि जो भी
लोकतंत्र है, ठीक है, और लोकतंत्र जो भी विधि निर्माण करेगी वो व्यक्तियों के ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की क्या करेगी, सुख की आकांक्षा के लिए निर्मित करेगी। और वो जो विधि होगी वो समानता के आधार पर होनी चाहिए, सभी को एक प्रकार के समान रूप से लागू होनी चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सर्वाइव कर सकें। तो ये उत्तम शासन की इन्होंने इस आधार पर बात की है, तो ये उपयोगिता के आधार पर ही रही है, राइट। तो मुझे लगता है आपको ये उनकी शासन प्रणाली संबंधित विचार आपको स्पष्ट हो गए होंगे, इसलिए इन्होंने लिखित संविधान की बात की है कि जो कानून होना चाहिए वो लिखित होना चाहिए। लिखित जो कानून रहेगा तो निश्चित तौर पर लिखित कानून में जो मानदंड रहेंगे वो ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सुख की आकांक्षा को बढ़ावा दे सकता है। और अलिखित जो संविधान होते हैं उसमें देखा जाए तो कोई प्रमाणिक चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, तो हो सकता है उसमें जो शासन व्यवस्था है वो लोगों को एक प्रकार से द्वंद्वता या क्रांति जैसी दुर्भावनाओं को या उनके जो अति संवेदनशील वो हो जाएं, ताकि यहाँ पे क्रांति विकसित हो सकती है। तो इन्होंने इस प्रकार के उत्तम शासन में अलिखित संविधान की जगह लिखित संविधान की बात की है। ओके। दंड का स्वरूप कैसा होना चाहिए? दंड की इनकी अगर हम बात देखें तो दंड का स्वरूप इन्होंने एक स्पष्ट ये किया है, दंड का स्वरूप व्यक्तियों के अपराध के आधार पर होनी चाहिए कि व्यक्ति का जैसा अपराध रहेगा उसे वैसा ही दंड देना चाहिए। दंड एक प्रकार के मापतौल के आधार पर होना चाहिए। दंड को एक प्रकार का उन्होंने मापतौल के आधार पर रखा कि जैसा उनका कृत्य रहेगा, अपराध रहेगा, वैसा ही दंड रहेगा, और ताकि वो आगे जीवन में दूसरा पुनः कृत्य ना कर सके। तो पुनः कृत्य पर प्रतिबंध होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने जैसा कृत्य करेगा व्यक्ति, अपराध करेगा, वैसा ही दंड देने की बात की है। और इस दंड को एक प्रकार से देखा जाए तो सुधार करने के लिए कई सारे इन्होंने बातें की हैं, जैसे क्षतिपूर्ति है, क्षमा है, ये भी होना चाहिए, ठीक। लोक कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब कि ऐसा दंड नहीं देना चाहिए ताकि वो उनका जीवन में संकट आ जाए, तो ऐसे दंड का उन्होंने निराकरण किया है। तो यही चाहते थे कि व्यक्ति को दंड का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वो निश्चित ही स्थायी रूप से वो उस दंड का भागीदार है, कि इसे ऐसा दंड मिलना चाहिए ताकि वो दूसरा कृत्य करने के लिए, दूसरा अपराध करने के लिए इच्छुक ना हो। तो इसके लिए इन्होंने कुछ दंड को मिटाने के लिए, यानी सॉरी उसको अपराध को मिटाने के लिए कुछ प्रावधान किए हैं कि अगर आप दंड को या सॉरी अपराध को अगर ख़त्म करना है तो अपराध को मिटाने के लिए इन्होंने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। जैसे आप सार्वजनिक मताधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक मताधिकार होना चाहिए। सार्वजनिक मताधिकार का मतलब ये है कि अगर आप सभी को एक सार्वजनिक मताधिकार, सभी को मत देने का अगर अधिकार देते हो तो निश्चित रूप सभी की समान सहभागिता रहेगी, तो सभी व्यक्ति सुख की आकांक्षा के भागीदार होंगे, तो वो अपराध जैसी परिस्थितियां या कोई अपराध जैसी उनकी स्थितियां सामने नहीं खड़ी होंगी, और वो ऐसे किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को अपनाने से वो ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण ही करेंगे निश्चित रूप से। तो इसलिए उन्होंने सार्वजनिक मताधिकार की बात की है कि सार्वजनिक मताधिकार के अंतर्गत सभी को मत समान मिलेगा, अधिकार देने समान मिलेगा, सभी को सुख एक प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा समान रूप से मिलेगा, तो निश्चित ही वो अपराध नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि प्रतिनिधि संसद होनी चाहिए। तो प्रतिनिधि संसद का मतलब ये हुआ कि जो संसद रहेगी, राइट, जो संसद रहेगी प्रतिनिधि के रूप में रहेगी, तो ये जो क्या है कि ऐसे मानदंड या कोई ऐसे नियम बनाने की विधि प्रक्रिया बनाएगी कि कोई ऐसे विधि बनाई जाए ताकि दंड का स्वरूप जो है वो कम से कम अपराध है उसका ज़्यादा से ज़्यादा निवारण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर नियंत्रण किया जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों के पर जो होने वाले अपराध हैं वो एक प्रकार से उत्कृष्ट न हो पाए, निकृष्ट की एक प्रकार से बने रहें, और वो उनका निदान ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो इनके विचार प्रतिनिधि संसद को देख कर रहे। उत्तरदायी कार्यपालिका होनी चाहिए। तो उत्तरदायी कार्यपालिका एक प्रकार से, उत्तरदायी कार्यपालिका का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर अगर कोई कार्यपालिका है, ठीक है, जो सरकार होती है एक प्रकार की, तो सरकार जो है वो क्या करेगी, वहाँ की जो शासन प्रणाली है जो जो जनता के हित में होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके जो जनता की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उनको सुनिश्चित करना चाहिए। और जो उत्तरदायी कार्यपालिका रहेगी इसका एक प्रमुख कार्य यही है कि वो जनता को ध्यान में रखकर ही कृत्य करेगा, कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा ताकि जनता के अवहेलना हो या जनता के विरोध में या वहाँ पर किसी प्रकार का
निरोधात्मक स्थितियाँ बने, यानी प्रिवेंटिव चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस करेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए। तो दंड में तभी दंड का एक प्रकार का जो रूप रहेगा वो स्थायी रहेगा और सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक, इससे अपराध है वो उसका निवारण भी होगा। चौथा बात इन्होंने दी है सार्वजनिक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा एक प्रकार की देखी जाए तो इन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा पे भी बल दिया है, सार्वजनिक शिक्षा। तो सार्वजनिक शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने यही कहा है कि शिक्षा जो है वो किसी भी व्यक्ति को विवेक को विकास करेगी। निश्चित ही अगर उसमें विकास होगा तो वो 100% है वो अपनों को ज्ञान स्वरूप मान कर के एक सद्गुणी जीवन को व्यतीत करते हुए, वैसे तो उन्होंने सद्गुणी जैसे ये नैतिकतावादी विचारक तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा इसलिए बल दी है कि ये शिक्षा से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करेगा और वो अपने को उसके प्रति इच्छुक होगा कृत करने के लिए, और वो इस पर एक जागरूक होगा कि जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और निश्चित ही अगर वो शिक्षा से युक्त हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, उसे जानकारी नॉलेज ज्ञान हो जाएगा तो 100% है वो अपराध नहीं करेगा। तो इससे अपराध पर रोक लगाई जा सकती है। तो इस कुछ ऐसे इनके 4 एलिमेंट व्यवस्थित रहे हैं ताकि अपराध को नियंत्रित किया जा सके। राइट, तो ये है उनके अपराध का संबंधित सिद्धांत रहा है। व्यक्ति जैसा व्यक्ति आरोप करेगा, अपराध करेगा, उस पर उस प्रकार का दंड देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अगर आप इनकी आलोचना करना चाहो तो आलोचना में आप देख सकते हो कि इनके J.S. मिल्सेस रहे, उन्होंने ही आलोचना की थी। तो आलोचना में जैसे कि इनका जो सुख है वो मात्रात्मक है, मात्रा मापतौल के आधार पर है, सुख है मात्रात्मक है। और जबकि J.S. मिल ने ये कहा है कि सुख है मात्रात्मक तो होता है लेकिन उससे ज़्यादा इसकी वृद्धि गुणात्मक आधार पर होती है, कि आंतरिक सुख भी देखने को मिलता है। एक आंतरिक सुख एक आत्मिक सुख होता है और ये विवेक पर आधारित होता है, और निश्चित रूप से ये व्यक्ति के जीवन को उत्कृष्ट कोटि एवं समृद्धि के को विकास करने में एक गुणात्मक जो सुख होता है वो मनुष्य की एक आंतरिक सुख होता है, जिससे जीवन को वो निश्चित रूप से अपने को सुख की आकांक्षा रखते हुए वो लाइफ एंजॉय करता है। राइट, तो उन्होंने गुणात्मक आधार पर दिया है। तो इस आधार पर इनके J.S. मिल थे, तो J.S. मिल ने आलोचना की है कि इनका सिद्धांत सुख जो है मात्रात्मक है, सीमित है। सीमित का मतलब है शारीरिक सुख की बात की, भौतिकतावादी सुख की बात की तो ये एक प्रकार का सीमित है। क्योंकि गुणात्मक सुख जो होता है आत्मा जुड़ा होता है वो अनंत होता है। तो इस प्रकार की इनकी आलोचना हुई। दूसरी आलोचना आप करना चाहो तो इनका जो आदर्शवादी जो नैतिकतावादी जो विचारक है उन्होंने निकृष्ट भौतिकवाद की संज्ञा दी इनको। निकृष्ट भौतिकवाद, निकृष्ट भौतिकतावादी विचारक हैं, क्योंकि भौतिकतावादी तो हैं लेकिन भौतिकता में इनका निकृष्ट है। यानी निकृष्ट की मतलब ये बात होती है कि इनके जो विचार थे वो देखे जाएं तो सुख शारीरिक सुख को बढ़ावा देते हैं, और साथ ही साथ इनके एक मात्रा के आधार पर उन्होंने अपने विचारों को रखा। यानी कि जो भी भौतिकतावादी विचारक हैं, जो भी भौतिकतावादी एलिमेंट या तत्व हैं या कोई भी वस्तुएं हैं वो एक प्रकार की सीमित हैं या कुछ भी सुख की सुख पर आधारित ही हैं सब कुछ, तो इसलिए ये निकृष्ट हैं, उत्कृष्ट नहीं है। आप ये कह सकते हो। तो ये कुछ इनकी आलोचनाएं हैं। अगर और आलोचना अगर आप देखना चाहो तो सेबी मैकफर्सन ने भी कहा कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का में अंतर्विरोध देखने को मिलता है। अंतर्विरोध का मतलब क्या है? जो सेबी मैकफर्सन रहे हैं इन्होंने इनके जो उपयोगितावादी सिद्धांत है अंतर्विरोध की बात कही है कि उपयोगितावादी जो सिद्धांत है इसमें अंतर्विरोध देखने को मिलता है। अंतर्विरोध कैसा देखने को मिलता है? वो मिलता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक के आधार पर। एक और दूसरी बात है कि जो इन्होंने लोकतंत्र की बात कही है, लोकतंत्र में जो नियम है कानून है वो किस आधार पर होना चाहिए? उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, और उपयोगिता वैसे ही सुख पर निर्भर है। ठीक है, तो ये सभी भी अंतर्विरोध को ही प्रदर्शित करते हैं कि जो लोकतंत्र रहेगा अगर वो सुख की आकांक्षा से संबंधित नियम कानून कायदे बनाएगा तो निश्चित ही जब सभी को सुख एक समान मिल जाएगा तो वो 100% है कि वो व्यक्ति में अंतर्विरोध है व्यक्तियों के बीच अवश्य होगा। क्योंकि जीवन में अगर कोई भी संतुलन बना के चलना है तो उसमें सुख दुख तो होना ही चाहिए। अगर आप सभी को सुख की आकांक्षा के रूप में अगर परिणत करोगे निश्चित रूप से
तो उसमें अंतर्विरोध देखने को मिल सकता है, एक दूसरे की बात में अवमानना देख सकने को मिल सकती है, विश्वास और बंधुत्व है उसमें भी कमियां हो सकती हैं, तो उनका अंतर्विरोध देखने को मिलता है। सीबी मैकफर्सन ने ये बात कही है, स्पष्ट की है। जॉन रॉल्स ने भी बात की है। जॉन रॉल्स ने एक सामूहिक हित की वृद्धि के लिए उन्होंने व्यक्ति के हित की बलि ही चढ़ा दी, ऐसी बातें की हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखा जाए तो स्वतंत्रता को सीमित किया है, समानता को सीमित किया है, राइट। और जो जॉन रॉल्स रहे हैं वो तो न्यायवादी विचारक रहे, उन्होंने जो उनकी एक पुस्तक है, ठीक है, जस्टिस नाम से है, ठीक। तो उन्होंने यही विचार किए हैं कि जो इनका विचार हैं वो एक प्रकार की देखा जाए तो सामूहिक हित की वृद्धि के लिए हैं, ठीक। और सामूहिक हित की वृद्धि के लिए इन्होंने व्यक्ति की बलि चढ़ा दी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो लोकतांत्रिक विचार के तहत जो एक समान रूप से सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सुख की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता है, उसको भी सीमित किया था, ठीक। तो सीमित अगर इन्होंने किया है तो एक प्रकार की व्यक्ति की इन्होंने बलि सी चढ़ा दी है। दूसरी बात, उन्होंने फिर रॉल्स ने अनुबंध जो अनुबंधवाद है, लॉक का विचार है, उसको ही उन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार की इनकी आलोचनाएं हैं, कुछ आप स्पष्ट कर सकते हो। और निष्कर्ष अगर देखना चाहो तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि व्यक्ति की अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करने के लिए बेंथम ने उपयुक्ततावादी सिद्धांत को निर्धारित किया, जिसमें उन्होंने उपयोग के आधार पर सभी वस्तुओं को मानवीयकृत एवं सीमित समानता को प्रधानता देते हुए लोकतांत्रिक प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुख की आकांक्षा हेतु मानवीय संस्था के रूप में प्रतिस्थापित किया, जो व्यक्ति की एक वोट एक मत के आधार पर उन्होंने इस व्यवस्था का परिणत किया या व्यवस्था को उन्होंने संवर्धन किया। तो ये आप लिख सकते हो निष्कर्ष में। वैसे तो ज़्यादा कोई टफ नहीं था, इनके विचार बिल्कुल नॉर्मली ही थे। उम्मीद करते हैं आपको ये विचार इसके स्पष्ट हो गए होंगे, और एक दो बार आप देखोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। और आप जैसे लेक्चर देखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ताकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और निरंतर हम ऐसे ही प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए, राइट। चलिए।